भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर का युद्ध के अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। प्लासी का लड़ाई हुआ 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ये दोनों अंग्रेज़ों ने जीत लिया और उसके बाद जो है वो शासन करना शुरू किया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आया था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें क्या था, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली ब्रिटिश संसद के द्वारा। पहले जो है वो कंपनी अपने आप काम करता था, लेकिन उनके शासन को मान्यता दिया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव भारत में रखा गया। और कुछ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा एवं मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। पहले क्या था कि बंगाल में गवर्नर नियुक्त होता था, लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के से मुंबई एवं मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया, एक होंगे गवर्नर जनरल और उनके परिषद में 4 सदस्य होंगे। 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय खोला जाना था। उच्चतम न्यायालय खोला 1774 में। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो सर एलिजा इम्पेते बने थे। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट खुला उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर एवं हाइड जो है वो 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। अब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते थे। 1773 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
तो ये था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किया गया। 1773 के द्वारा प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय शासन की भारत में नींव रखी गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई एवं मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए हैं, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया जिसकी स्थापना 1774 में हुआ। उसके मुख्य न्यायाधीश पहले जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिस्टर एवं हाइड। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका निजी व्यापार बंद कर दिया गया और भारतीयों से उपहार लेना भी बंद कर दिया गया। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो 1781 ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया था उसके अनुसार कलकत्ता का जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण कर सकता है। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों के लिए गठित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो राजनीतिक मामलों के लिए गठित किया गया। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके द्वारा 2 प्रावधान किए गए कि अब जो हम भारत पे शासन 2 तरीके से करेंगे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होगा कि वह व्यापारिक मामलों पर ध्यान दे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम होगा कि वह राजनीतिक मामलों पे ध्यान दे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से व्यापारिक मामलों पर शासन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से राजनीतिक मामलों पर शासन किया गया। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। 1773 के बाद आया 20 साल बाद 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था किया गया। नियंत्रण बोर्ड कहने का मतलब क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जो भी कर्मचारी होते थे उनका वेतन जो है वो भारत के राजस्व से ही दिया जाना था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो वेतन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले संभालते थे उनका वेतन तो इंग्लैंड से दिया जाएगा, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हुए उनके व्यापारिक कर्मचारी की, राजनीतिक कर्मचारी के जो भी वेतन है वो सब भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान हुआ 1793 चार्टर अधिनियम में। फिर आया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में जो आया चार्टर एक्ट उसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा पहला काम हुआ कि कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, व्यापारिक एकाधिकार जो था कंपनी का वो उसमें 1813 चार्टर के एक्ट के द्वारा छीन लिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यवस्था जो है वो व्यापार का अधिकार बना रहा।
कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने का आज्ञा नहीं था, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गया। तो 1813 में कौन कौन काम हुए? पहला काम यह हुआ कि अधिकार पत्र को 20 साल के लिए दिया गया। 1813 में दूसरा काम ये किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ चीन और चाय का व्यापार जो है वो कंपनी के लिए बना रहा। तीसरा बदलाव ये हुआ कि कुछ सीमा के अधीन जो है वो कंपनी के मतलब इंग्लैंड के जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए व्यापार जो है वो खोल दिया गया। चौथा हुआ कि ईसाई पादरियों के आने की अनुमति दे दी गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियां को वापस ले लिया गया। पांचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा, भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। सातवां, 1833 अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8वां, जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9वां, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया। तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ कि सबसे पहला काम तो हुआ कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी जो अब व्यापार नहीं करेगा। कंपनी का मुख्य काम रह गया कि अब भारत पे सिर्फ शासन करना है। बंगाल के जो गवर्नर जनरल पद था उसको चेंज करके अब भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। 1833 अधिनियम के द्वारा ही 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल जो पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। बम्बई तथा मद्रास के विधि निर्माण शक्ति जो है वो वापस 1833 में अधिनियम के द्वारा ले लिया गया। एक विधि सदस्य गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया 1833 अधिनियम द्वारा ही। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया 1833 अधिनियम के द्वारा ही। दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 में 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ही। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही दास प्रथा का अंत किया गया 1843 में एलनबरो के द्वारा। अठारह में ही किसी पद धारण करने के लिए ब्रिटिश सरकार में, यानी भारत का जो ब्रिटिश सरकार था, किसी को भी पद धारण के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को एक बजट तैयार करना, संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का प्रावधान जो है वो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही शुरू किया गया।
भारतीय कानूनों का वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया। विधि सदस्य का नियुक्ति जो है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया, और विधि आयोग का गठन भी 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, पहला, 1853 अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने लगा। यानी प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ 1853 अधिनियम के द्वारा। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। प्रतियोगिता परीक्षा करवाने के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई 1854 ईस्वी में। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 चार्टर अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद का विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो 1853 अधिनियम में मेन काम ये हुआ कि नामजदगी के हटा करके प्रतियोगिता परीक्षा लाया गया और प्रतियोगिता परीक्षा करवाने के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। दूसरा ये हुआ कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी के गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसका विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया और 6 नए पार्षद जोड़े गए जिनको विधान पार्षद कहा गया। फिर आता है 1858 का। 1857 में विद्रोह हो गया तो यहाँ से जो है वो खेला बदल गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी कि पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 अधिनियम के द्वारा भारत का शासन जो है वो कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 अधिनियम के द्वारा ही भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 अधिनियम के द्वारा ही भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। 1858 अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 सदस्य जो है वो कंपनी के निदेशक के मंडल के द्वारा। 1858 अधिनियम के द्वारा ही प्रावधान किया गया कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण होगा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण 1858 अधिनियम के द्वारा किया गया। मुगल सम्राट के पद समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के द्वारा। 1858 अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट का पद जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और 1858 अधिनियम के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। 1858 अधिनियम के द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर भारत के सचिव का संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। 1858 अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और इस तरह लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय बने। जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने और भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 ईस्वी का क्या क्या सुधार हुआ?
पहला तो शासन जो है वो ब्रिटिश से लेकर के ब्रिटिश कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दिया गया। दूसरा जो है वो मंत्री पद का व्यवस्था किया गया 1858 अधिनियम के द्वारा। तीसरा जो है वो भारत परिषद का सृजन किया गया 1800, जिसमें 15 सदस्य होते थे, 8 सदस्य ब्रिटिश के द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के द्वारा। 1858 में चौथा सुधार किया गया कि ब्रिटिश संसद का कंपनी पर सीधा नियंत्रण हो गया 1858 अधिनियम के द्वारा। मुगल पद जो था उस सब का पद समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के द्वारा। भारत में अच्छे से संचालन के लिए एक भारत के राज्य सचिव पद सृजित किया गया, जिसका काम होता था पूरा भारत के राज्य का जवाबदेही ब्रिटिश संसद में देना। और एक और सुधार किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, और पहले भारत के वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। तो ये हुआ 1858 के तहत। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो 1861 अधिनियम की विशेषता है, 1861 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 1861 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1861 अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 अधिनियम के द्वारा। 1861 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल जो है वो अब अध्यादेश जारी कर सकता है, यह प्रावधान किया गया 1861 अधिनियम के द्वारा। ऐसे अध्यादेश जो है वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होती थी। 1861 अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकते थे, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामांकित किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो 1861 में क्या क्या प्रावधान किया गया? पहला प्रावधान तो किया गया कि कार्यकारिणी परिषद का जो है वो विस्तार किया गया। दूसरा किया गया कि 1861 में कि विभागीय प्रणाली शुरू किया गया। ये सब तो अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 1861 में शुरू हुआ, जिसका वैलिडिटी 6 महीना रहता था। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल, जो कानून बनाया जाएगा उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, यह 1861 से प्रावधान किया गया। और 1861 में जो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, तो इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 लोगों को मनोनीत किया। पहला थे बनारस के राजा, और दूसरा थे पटियाला के महाराजा, और तीसरा थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। अब आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी का अधिनियम की बात करें तो 1873 अधिनियम के द्वारा के ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः कभी भी भंग किया जा सकता है, और अंततः 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया कब? 1 जनवरी 1884। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो एकदम पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 क्या था? 1876 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति उस लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य को नियुक्ति किया गया और छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। पूर्ण रूप से ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया 1 जनवरी 1884 को। 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया और 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876। तो अब आता है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 की बात करें तो इस अधिनियम का शुरुआत इस अधिनियम का मुख्यतः विशेषता क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 अधिनियम के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ 1892 अधिनियम के द्वारा। 1892 ही में ही यह प्रावधान किया गया कि राजस्व एवं व्यय अथवा पर बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। बजट पर बहस करने का या फिर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति जो है वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही दिया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार में हो गया उसमें सबसे पहले एक तरह से क्या किया गया कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। मुस्लिमों के लिए अलग, मुस्लिम समुदायों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल सुधार किया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। 1909 अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें भारतीयों को भी नियुक्ति किया जाने लगा 1909 अधिनियम के द्वारा। तीसरा काम क्या हुआ? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। तो 1892 में तो 1909 अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया। 1909 अधिनियम के द्वारा ही भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में
भारतीयों को नियुक्ति देना शुरू हुआ। बजट पर वाद विवाद बहस करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, मत देने के लिए अधिकार मिला 1909 अधिनियम के द्वारा ही। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकाल परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। 1909 अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था किया गया कि सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल हो सकते हैं। इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया। 1909 अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसीलिए 1909 अधिनियम को लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले क्या थे? मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और मिंटो जो थे वो मिंटो थे वायसराय। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा। केंद्र में 2 सदन का गठन किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 144 थे, जिसमें से 104 जो है वो निर्वाचित किए जाते थे और 40 मनोनीत किया जाते थे और इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का था। यानी प्रथम राज्य परिषद के सदस्य 60 में से 34 निर्वाचित होते थे, 5 साल कार्यकाल होता था और केंद्रीय विधान सभा का सदस्य जो है वो 144 होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित किया जाता था, 40 मनोनीत किया जाता था और कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार जो है वो समाप्त थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को ही था। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो था वो सिर्फ निचले सदस्य का ही था। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रणाली प्रवर्तन किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदन व्यवस्था का शुरुआत किया गया और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कटियस को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोनस कटियस को कहा जाता है। 1919 अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। तो विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित में 1919 अधिनियम के द्वारा। आरक्षित विषय में आते थे वित्त हो गया, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि जो हैं वो आरक्षित विषय में आते थे। और हस्तांतरित विषय में आते थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है वो गवर्नर और उसकी
कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है वो गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1919 अधिनियम के द्वारा चौथा जो काम हुआ वो भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का व्यवस्था जो है वो 1919 अधिनियम के द्वारा ही शुरू हुआ। 1919 अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। तो लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होना शुरू हुआ 1919 अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन शुरू हुआ 1919 अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो 1919 अधिनियम के तहत किया गया। इसीलिए 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिश पर किया गया 1926 में, और ली आयोग का गठन 1923-24 में किया गया था। 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया और 1926 में जाकर के केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तार किया। तो 1909 अधिनियम के द्वारा सिर्फ मुस्लिमों को ही पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, लेकिन 1919 अधिनियम के द्वारा सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी अलग से पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया। 1919 अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया? 1919 अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। 1919 अधिनियम के अंतर्गत ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक वैधानिक आयोग का गठन जो है वो 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया। और 10वां 1919 अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से रखा गया कि वायसराय अध्यादेश जारी कर सकते हैं उन विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी वायसराय की। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, यानी वायसराय को भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति दी गई। वायसराय को यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक का अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो है वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। वायसराय आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट: मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 को बोला जाता है। इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।
भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार जो है वो अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। तो 1919 अधिनियम में मुख्यतः क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदन लाया गया और प्रांत में द्वैध शासन लाया गया। 1919 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदन लाया गया और प्रांत में द्वैध शासन लाया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन का जनक बोला जाता है लियोनस कर्टियस को। 1919 अधिनियम के द्वारा विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। 1919 अधिनियम के द्वारा ही महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, और 1919 अधिनियम के द्वारा ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। 1919 अधिनियम के द्वारा ही यह व्यवस्था किया गया कि वायसराय के परिषद में 3 कम से कम भारतीय होने जरूरी हैं। 1919 अधिनियम के द्वारा ही अन्य सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा ही। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 अधिनियम के द्वारा ही। वैधानिक आयोग का गठन किया गया 1919 अधिनियम द्वारा, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति को फिर एक्सपेंड किया गया थोड़ा, जो अलग अलग बातों पर, जैसे पूर्व अनुमति, कुछ विषयों के विधेयक पर पूर्व अनुमति लेना जरूरत है वायसराय से, कुछ विधेयकों को वायसराय जो है वो आरक्षित रख सकते हैं, कुछ विषयों पर अपना मुहर लगा सकते हैं, और कुछ को जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 1919 अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये था 1919 का अधिनियम। 1919 के बाद आता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की बात करें तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। 1935 अधिनियम जो आया था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 321, और अनुसूचियां 10 थे। और इसकी मुख्य विशेषता थी पहली कि यह अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 1935 अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्रदान किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्रदान किया गया था। और 1935 अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद का अंत हो गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत हुआ था। 1935 अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो था उसका विस्तार किया गया था। और 1935 अधिनियम के द्वारा ही इसमें क्या था? प्रस्तावना नहीं था। और भी कुछ थे, उसको आगे पढ़ेंगे। तो 1935 अधिनियम के पहला अखिल भारतीय संघ के बारे में। 1935 अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की प्रावधान किया गया था। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ये क्या था? 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो अंत कर दिया गया।
उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया 1935 अधिनियम के द्वारा। यानी प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया 1935 अधिनियम के द्वारा। 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। इस अधिनियम 1935 अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब परिसंघ सूची क्या होता था? परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची क्या थे? प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में, प्रांतीय सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। फिर थे एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषयों पर विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति जो है वो वायसराय को दी गई थी। अवशिष्ट जो भी बचे हुए शक्तियाँ थे वो सब वायसराय को दिया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया था। संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था और संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है वो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। 5वां है 1935 में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता प्रदान किया गया। 1935 अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो है वो ब्रिटिश संसद के पास ही था। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत किया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का जो है वो अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। तो संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक भी किया गया। तो 1909 के द्वारा तो सिर्फ सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो मुस्लिमों के लिए था, 1909 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। 1919 में आया पंजाबी, सिख, आंग्ल, यूरोपियो सब के लिए आया और 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए एवं मजदूर वर्गों के लिए भी व्यवस्था किया गया। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना जो है वो नहीं था, प्रस्तावना का अभाव था 1935 अधिनियम में। 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को तो भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया और 1935 अधिनियम के द्वारा ही बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1935 के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था।
1935 के अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। 1935 के बाद आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 को ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसमें 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे, पहला 2 अधिराज्यों की स्थापना करना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार जो है वो सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा प्रावधान था कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा प्रावधान था संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। चौथा प्रावधान था कि भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। और पांचवा प्रावधान था 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। और छठा प्रावधान था देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और सातवां प्रावधान था कि भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़ करके भारत का शेष राज्य क्षेत्र जो है वो मिला। यानी पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को मिला सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पाकिस्तान को मिला सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट ज़िले जो है वो पाकिस्तान को मिला और उसको बाकी छोड़ करके बाकी सारा जो है वो भारत को मिला। सिलहट ज़िले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो ये था भारतीय संविधान का विकास। और इसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और भारतीय संविधान सभा जो है वो नया संविधान बनाया और नए संविधान के द्वारा भारत पर जो है वो शासन होना शुरू हो गया। तो ये अगले पार्ट में आएगा, भारतीय संविधान सभा से लेकर के आगे।